हमारा शेयर हो गया। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन शेयर हो गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप के विषय में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया हूँ, बट ऐसे नॉर्मली हम लोग यहाँ से पढ़ते हुए निकल जाएंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे प्रोग्राम उस पर बिल्ड होगा। तो पहले भी एक बार मैंने बताया कि अलग अलग तरह के डेटा टाइप होता है, जैसे बेसिक डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप पे पहले डिस्कशन करने से पहले एक बार समझ लीजिए कि डेटा टाइप मतलब होता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू, यानी कि द टाइप ऑफ वैल्यू विच यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसका क्या टाइप होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से हमारा जो बेसिक लेवल का जो प्रोग्राम बनाने का एक बेसिक स्टेप क्लियर होगा। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज बेसिक डेटा टाइप में फर्स्ट इज इंटीजर, द टाइप ऑफ डेटा विच आर होल नंबर्स, negative and positive numbers in a particular certain range। तो एक ऐसा इंटीजर वैल्यू जिसका एक सर्टेन रेंज होगा, हम लोग रेंज पे भी देखेंगे, और वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर्स। तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप में, मतलब लिखेंगे इंटीजर कहलाएगा, बट बेसिकली कंप्यूटर में इंट टाइप ही लिखा रहेगा। हम लोग कंप्यूटर में इंट टाइप लिखेंगे। जैसे कैसे डिक्लेरेशन करते हैं नॉर्मली, वो डिक्लेरेशन हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे। फाइल में गया, न्यू अपना ले लिए, जो हेडर फाइल लगाना है वो हेडर फाइल आप लगाएंगे। पहले तो प्रोग्राम का बेसिक स्टेप यही होता है कि आप हेडर फाइल लगाएं। सॉरी, सी प्लस प्लस का कोड लिखने लगा। दो हेडर फाइल्स बेसिकली ज़रूरत होता है। अब यहाँ पे मेन का डेटा टाइप हमारा क्या होगा, कल ही मैंने बताया था वॉइड भी एक डेटा टाइप है, और मेन का टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हमको डिक्लेयर करना है इंट टाइप, इंटीजर वैल्यू। हम कुछ भी ले सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 10, ये डिक्लेरेशन हो गया। इंट टाइप डिक्लेरेशन करने के बाद आप क्लियर स्क्रीन लगाइए, और जब हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंट डी होता है, यानी कि हम परसेंट साइन के साथ अगर डी लगाते हैं तो ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर को इनिशियलाइज करने के बाद, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज विद इन द double quote sign, and then we have to put a comma and then the variable name. The variable name is what? A. So there is a variable name is A. Then put the get ch function here and closing braces. तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो हम कंट्रोल F9 करेंगे और आउटपुट देखते हैं 10। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने परसेंट डी लगाया, तो ये क्लियर हो गई कि ये एक इंट टाइप का डेटा है। अगर एक और इसमें बेसिक डेटा टाइप आता है, जैसे दूसरे स्क्रीन पे अगर हम लोग चलें तो बोल रहा है कि भाई इसका कैर का डिस्कशन हम करते हैं, थोड़ी में पहले फ्लॉट का डिस्कशन करते हैं। तो फ्लॉट क्या है जी?
single precision floating point numbers यानी those type of data type which were must include decimal point numbers. For example, स्क्रीन पे हम देखते हैं कैसे कि जब इसको हम फ्लॉट डिक्लेयर कर दें, यानी कि अगर मैं इसको क्या डिक्लेयर कर दूं, फ्लॉट, तो एक और वैल्यू ले लेते हैं, फिर डिक्लेयर अलग करते हैं। तो फ्लॉट डिक्लेयर किए, ए कर दिए। अब आप इस डिक्लेरेशन में एक देखिए कि 10 अगर देता है, 10 अगर हम मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं भी दी और यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ देते हैं। फ्लॉट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एफ होता है। तो एफ अगर दे दिए और फिर यहाँ पे कॉमा ए लगा दिए और फिर मैंने अपने वैल्यू को क्या किया, कंपाइल। एरर आ गया, क्यों एरर आ गया? अब ये एरर इस वजह से आया कि अब इस एरर को मैं फाइंड आउट नहीं करूँगा, आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे क्यों एरर आया ये। एरर को एक बार पढ़ तो लीजिए आप लोग। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आकाश, एरर आप लोगों ने पढ़ा, क्यों आया ये एरर, पता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। दूसरा कोई पता है? ओके, सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो साउंड जा रही है मेरी? ओके, तो आप लोग देखें इसमें आप क्या बता रही थी वो बताएं। स्क्रीन दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो है इंट एंड फ्लॉट वैल्यू सेम रहने से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ रहा है। अब साउंड क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ द सेम वैल्यू वेरिएबल का मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पे ए ले लिया, तो यहाँ पे ए लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमें हमें यहाँ पे क्या लेना था, बी लेना था। और बी लेने के बाद यहाँ पर जो प्रिंटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे बी डालना था। क्योंकि सेम वैल्यू हो जाएगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको मुझे कॉल करना है, किसको नहीं करना है, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा वहाँ पर। तो अब अगर एग्जीक्यूट कराएं अपने प्रोग्राम को, तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन निकालना है हमें कि एक में केवल और केवल 10 दिया गया, ठीक है, और दूसरे में भी 10 दिया गया। तो एक में तो हमें 10 नॉर्मली 10 मिल रहा है, बट दूसरे में 10.0000 समथिंग मिल रहा है, जैसे कि आउटपुट में आप देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये 10.0000 जो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है? ये किस आप लोगों से क्वेश्चन है, क्यों मिल रहा है? ओके। हाँ, तो इसलिए हुआ है कि हाँ, इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उसको क्या लिया है, फ्लोट में उसको डिक्लेयर किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेगा। बट अगर हम स्क्रीन पे देखें कि यहीं पे फ्लॉट अगर डाल देते हैं, 10.5 ही डाल देते हैं, 10.05 डाल दिया, तो फिर उस तरीके से हमारा 10.050000 प्रिसिशन आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि मैसेज के साथ किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर इसी के अंदर यानी डबल कोटेशंस मार्क्स के अंदर ही एक मैसेज राइट डाउन कर देंगे। क्या मैसेज राइट डाउन करेंगे? तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब यहाँ पे %d%f लिख दिया गया। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसे आएंगी? मैसेज के साथ आएंगी। वैल्यू ऑफ ए एंड बी 10 एंड 10 पॉइंट समथिंग जो भी आया वो मैसेज के साथ आया। अब इक्वल टू लगाना था, हम यहीं पे इक्वल टू अगर लगा देते हैं तो हमारा मैसेज के बाद इधर इक्वल टू लग गया। तो कहाँ पर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू या कोई भी मार्क साइन, ताकि उसको हम लोग अलग कर पाए, तो इसको मैंने एरो लगा दिया। तो देखिए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए एंड बी एरो दिखा करके मार्किंग लगा रहे हैं, जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं वो हम देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, मैसेज तो मैसेज के बाद यानी कि मैसेज के बाद एक लाइन ब्रेक करना चाहिए और लाइन ब्रेक करने के बाद हमारा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो फिर वहाँ पे हमें क्या करना होगा? आप ही लोग बताएं। मैसेज के बाद लाइन ब्रेक करेगा और लाइन ब्रेक करने के बाद ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी। जिनको आंसर बताना है वो ऑटोमेटिक अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। एक तो मैं बताया था कि बैकस्लैश इन अगर डाल दिया जाए तो टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन का कर्सर जा रहा है, देख रहे हैं ना, कर्सर अब कहाँ आ जा रहा है, ये देखिए मूवमेंट कर्सर का नीचे आ गया। अब इस बैकस्लैश एन को हम कहीं भी डाल दें, जैसे यहाँ पे बैकस्लैश एन मैंने डाल दिया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन डाल देता हूँ तो देखिए वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट लाइन में हो गई। ऐसा नहीं है, कहीं भी बैकस्लैश एन अगर हम डालेंगे, जब वैसे वैल्यू ऑफ ए एंड बी को बैकस्लैश एन में डाल देंगे, यहीं से लाइन ब्रेक कर जाएगी। ठीक है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी नीचे आया, बी के बाद यहाँ नेक्स्ट लाइन ब्रेक ब्रेक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैकस्लैश इन कहीं भी डालते हैं हम लोग तो लाइन हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन। टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन के लिए हमारा बैकस्लैश इन इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू की बात हो गई। इसी का एक मेमोरी लोकेशन में डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डबल डबल प्रिसिशन वैल्यू। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि फ्लॉट 4 बाइट की मेमोरी लेकर लोकेशन लेता है तो डबल हमारा 8 बाइट की मेमोरी लोकेशन लेगा। कैरेक्टर की अगर बात कर लें तो टिपिकली 1 बाइट लेता है कैरेक्टर। ठीक है। और कैरेक्टर को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो कैरेक्टर को बहुत सिंपल सा तरीका है कि कैरेक्टर वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले हमें जानना होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोग बताएं, कैरेक्टर का क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर?
तब तक मैं कैरेक्टर की वैल्यू को डिफाइन करता हूँ। तो मैंने लिख दिया कैर सी एच इज इक्वल्स टू एक्स, मैंने लिख दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि एक्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट एफ लगाएंगे। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखेंगे कि परसेंट सी होता है। परसेंट सी लगाने के बाद आप जिसमें स्टोर किए हैं, यानी कि सी एच में स्टोर किए हैं, तो सी एच में वैल्यू डालेंगे और फिर इसकी प्रिंटिंग ले लेंगे, यानी कंट्रोल F9 करेंगे। तो देखिए एक्स प्रिंट कर रहा है, चूँकि बैकस्लैश एन नहीं है इस वजह से उसी लाइन में प्रिंट किया। तो हमें फिर क्या लगाना होगा भाई, बैकस्लैश एन लगाना होगा। तो एक लाइन ब्रेक करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे भी ऐसे लिख दीजिए प्रिंट एफ और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक लाइन ब्रेक करके आएगा। देखिए एक लाइन ब्रेक करके एक्स की वैल्यू दे दिया, यानी कि कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी होता है, फ्लॉट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एफ होता है, डबल के लिए एफ होता है, कैरेक्टर के लिए सी होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम याद रखेंगे। बेसिकली हम लोग तो यही डेटा टाइप यूज़ करते आ रहे हैं ना, इंट, कैर, फ्लॉट, डबल, ये हम वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं। और भी डेटा टाइप होता है, जैसे कि डेराइव डेटा टाइप। तो मैंने पहले बताया था कि पिछले क्लास में, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा पिछले क्लास को, तो उसमें बताया था कि डेराइव डेटा टाइप भी होते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये कुछ डेराइव डेटा टाइप है। ठीक है, तो डेराइव्ड डेटा टाइप आप बना लिए, ये तो पहले से बनाया है, एरे तो पढ़ना ही है हमें, पॉइंटर पढ़ना ही है हमें, स्ट्रक्चर पढ़ना ही है, और ये इंटीजर बेसिकली पहले से बने बनाया डेटा टाइप है। कुछ डेटा टाइप हमें यूजर डिफाइंड भी बनाना होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब अलाउ द प्रोग्रामर टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप यूजिंग एग्जिस्टिंग टाइप, मतलब एग्जिस्टिंग टाइप का यूज करके हमें एक नया डेटा टाइप बनाना, अगर हम बनाना चाहते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का यूज करके कैसे बनाएंगे, क्या इस बात की जानकारी है? अगर है तो बताएं आप लोग, नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। अपना डेटा टाइप बनाना, अपना डेटा टाइप बनाना। अब इंटीजर को इंट नहीं लिखना, इंट तो पहले से बना बनाया है ना, फ्लॉट पहले से बना बनाया, डबल पहले से बना बनाया। अपना डेटा टाइप राम को बनाना है, मान लीजिए डेटा टाइप। तो राम को जब डेटा टाइप बनाना है तो फिर क्या करेंगे, बोलिए आकाश रंजन, हाथ उठाए रहते हैं तो बोलते क्यों नहीं? बोलिए आकाश कुमार, हैंड आपने रेज किया हुआ है, तो आप बताएं कि क्या पूछना चाहते हैं। अभी ये हाथ हट गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मत बोलिए। मैं अपना एक डेटा टाइप बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपना एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाते हैं। तो सीधे सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, सीधे कंपाइलर पे समझते हैं। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंट तो पहले से बना बनाया है, फ्लॉट पहले से है, कैर पहले से। तो अपना टाइप टाइप बनाने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, जिसका नाम है टाइप डेफ। ये कीवर्ड है। अब टाइप डेफ इंट हमने लिख दिया राम, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ राम ए चाहे बी या सी इज इक्वल टू 10, तो क्या ये काम करेगा, क्या ये राम काम करेगा? हाँ, काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइप बना दिया, इंट टाइप का ही राम डिक्लेरेशन हो गया, तो राम के अंदर अब सी हो गया।
तो आप यहाँ पे देखिए ना कि सी को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे %d और सी को प्रिंट कराना है तो एक दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 50 और यहाँ कॉमा लगा के और यहाँ पे आप सी कर दें। अब इसको देखिए एग्जीक्यूट, 50 आया सामने, रिजल्ट के तौर पे आपके सामने 50 आ गया। यानी कि हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हैं। ये मेरा टाइप हो गया, राम जो है अब मेरा टाइप हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पर राम को हटा दें, आरे कर दें, तो एरर आना चालू हो जाएगा। 3 एरर्स देखिए, अनडिफाइंड सिंबल राम, स्टेटमेंट मिसिंग, अनडिफाइंड सिंबल सी। फिर मैंने अपना डेटा टाइप क्या बना दिया, अब यहाँ पे रा बना दिया, RA। तो फिर हमको RA ही तो करना पड़ेगा यहाँ पे, और तब जब इसको कंपाइल करेंगे तब मेरा वैल्यू आ जाएगा, मेरा कंपाइलेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो कुछ चीज़ें पता चली, कुछ नई बातें पता चली आप लोगों को कि पुरानी ही बातें हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाएंगे, ये बात क्लियर हो गया। जूही कुमारी, रागिनी, आकाश, हम्म, आकाश रंजन, जय श्री राम। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड टाइप के बाद हमें देखना है कि और बहुत सारे डेटा टाइप है, जैसे इंट एरे डिराइव डेटा टाइप में आ जाएगा। जैसे एरे का डिक्लेरेशन तो ऐसे ही करते हैं ना, इंट एरे ये पाई भी है। पॉइंटर का डिक्लेरेशन यहाँ है, ये भी डिराइव डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो स्ट्रक्ट का ये पूरा का पूरा एक डिराइव डेटा टाइप है। यूनियन पूरा का पूरा एक डिराइव डेटा टाइप है। और ये जो डेटा टाइप आ गया, ये जो डेटा टाइप आ गया, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि क्लियर है कि टाइप डेफ में इंट लिया है और फिट को इंटीजर बना दिया। फिट डिस्टेंस क्या, 5। तो अब डिस्टेंस के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा और इसका टाइप क्या होगा, फिट का टाइप क्या है, इंट टाइप है। क्योंकि टाइप डेफ एक कीवर्ड है जिसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को इनिशियलाइज करते हैं, क्लियर करते हैं। हम अपना भी डेटा टाइप क्लियर बना सकते हैं। जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि अभी हम ये, सॉरी कहाँ गया, हाँ, 1 मिनट, ये प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। तो जब हम इसको सेव करेंगे, सेव कर लेते हैं टू नाम से, 2.cpp नाम से सेव कर लिया। इसको कंपाइल कर दिया, एग्जीक्यूट करा दिए, जो भी एक बार और करा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं 2.cpp नाम से सेव है। तो अलग अलग तरीके के फाइल्स बन जाते हैं इसके। जैसे अगर हम सी ड्राइव में जाएं, दिस पीसी के अंदर, ठीक है, सी ड्राइव में जाएंगे और टर्बो सी में जाएंगे, बिन में जाएंगे। देखिए टू नाम का यहाँ पे बहुत सारा फाइल बन गया। देखिए 2.back, 2.cpp, है ना। तो ये यहाँ से 2 डॉट जो cpp फाइल है, cpp रिसोर्स फाइल है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ओपन विथ हम लोग कोई अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करें, 1 मिनट, विजुअल स्टूडियो की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो टू हमारा cpp बना, टू बैक फाइल बना, और फाइल्स
भी आप देख सकते हैं कि इंक्लूड का सारा फाइल इसमें आता है, लिब का सारा फाइल। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर सेव कहाँ होके जाता है। तो अगर सीपीपी फाइल को ओपन विथ कोई अगर अनदर चूज एन ऐप में करके और नोटपैड में अगर हम लोग खोले तो वही सोर्स कोड हमें दिखाई देगा। देखिए वही सोर्स कोड जो मैंने लिखा था अभी कंपाइलर पे, सेम वही सोर्स कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जा कर के इसके अंदर जा कर के देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा वो सोर्स कोड जा रहा है। अब जो हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सारे इंक्लूड के अंदर है। जैसे देखिए सर्ट, बायोस, कॉम्प्लेक्स, सी टाइप, स्टीडियो भी मैं दिखा दूंगा। स्टीडियो कहीं नहीं कहीं होगा, यहाँ पे देखिए स्टीडियो डॉट एच का नाम, इसके अंदर फंक्शंस है। अब इसके अंदर फंक्शंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा फंक्शंस जो लिखा गया है स्टीडियो यही काम कर रहा है वहाँ पे, जब हम इंक्लूड करते हैं तब यही पे यहाँ पे सारा उसका तकरीबन 48 फंक्शन होता है। तो उसका पूरा यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन किया गया है कि वो फंक्शन क्या करेगा, क्या उसका वर्क होगा। तो वो यहाँ पर देखिए स्टीडियो डॉट एच नाम के हेडर फाइल में पहले से डिफाइंड है, और सीधे हम लिंक करवाते हैं क्योंकि जैसे ही हेडर फाइल लगाएंगे लिंक हो जाएगा, और लिंक होगा तो फिर यहाँ पे हमारा शो करेगा। इसका सारा फंक्शन वहाँ कॉल हो जाएगा, हमारे किस में कॉल हो जाएगा, कंपाइलर में कॉल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं हेडर फाइल्स है, पूरा का पूरा हेडर फाइल्स है। बहुत सारा आप यूज़ किए भी, बहुत सारा नहीं भी यूज़ किए होंगे। कोनियो भी होता है, तो यहाँ पे कोनियो का भी हेडर फाइल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोनियो डॉट एच है ऑलरेडी डिफाइंड। तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये पता चल गया है ना। और यूज़र डिफाइंड टाइप क्या होता है। अब कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जैसा अभी नॉर्मली फॉर्मेट स्पेसिफायर तो मैंने बता दिया था कि क्या क्या नॉर्मल आप इंटीजर के लिए डी यूज़ करें, फ्लॉट के लिए एफ यूज़ करें, फिर आप कैरेक्टर के लिए सी यूज करें, और फिर आप कैरेक्टर था, फ्लॉट था, इंटीजर था, और क्या था जी, एक और हमारे पास डेटा टाइप था अ, हमारे पास डेटा टाइप था डबल। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्लियर रखिएगा। तो डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है ना, वो परसेंट एलएफ होता है। तो ज़्यादा नहीं याद करना है, बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें कुछ बेसिकली चीज़ों के लिए याद रखने चाहिए। जैसे परसेंट डी के लिए इंटीजर के लिए होता है, परसेंट एफ फॉर्मेट फ्लॉट के लिए होता है, डबल के लिए एलएफ होता है, कैरेक्टर मैंने बताया ही सी होता है, स्ट्रिंग के लिए एस होता है ना, पॉइंटर के लिए पी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू वाला भी याद रखिएगा कि अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यू होता है। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर के लिए एल डी या एल यू यूज़ करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे परसेंट डी हो गया, एफ हो गया, एल एफ हो गया, सी हो गया, एस हो गया, इतना तो कम से कम याद रख लेना होगा। कम से कम ये वाली बात तो याद रख लेनी होगी आपको, ये वाली बात हमेशा याद रखनी होगी कि किसके लिए क्या हुआ। और यहाँ पर एक मैंने 3 डेटा टाइप बता दिया था, बट एक और डेटा टाइप था हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए देखिए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब समझ रहे हैं कि ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर का एक समूह। जैसे कि हेलो, तो HELLO कितने कैरेक्टर का समूह हो गया, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का समूह हो गया। तो जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उस डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, अभी फिर उसको प्रिंट कराएंगे तो फिर किस स्पेसिफायर से प्रिंट कराएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम परसेंट एस का यूज़ करेंगे,
और परसेंट एस का यूज करके उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा इसके लिए। तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो। ये चैट जीपीटी बहुत सारे यूज़ में होता है। जैसे ये एआई है, एआई टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का मतलब होता है कि जो आपके दिए गए, जैसे गूगल होता है कैसे आपका आंसर देता है। गूगल से आप कोई भी बातें सर्च करते हैं तो गूगल आंसर देता है ना, बहुत सारा आंसर देता है, या बहुत सारे वेबसाइट्स का लिंक देता है। बहुत सारे वेबसाइट्स का लिंक दे देता है और उस लिंक से आप लोग जा कर के पढ़ाई कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी भी उसी तरीके से मान के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपके क्वेश्चंस का इंफॉर्मेटिक्स आंसर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन तो दे देता है, बट इंफॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग चैट जीपीटी से बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अ, समझेंगे फिर से। लेकिन अभी आपके स्तर के लिए मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशंस अगर लेना है किसी चीज़ के बारे में तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, वो भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह। अब आप पूछिएगा इससे कि भाई हाउ टू हैक द वेबसाइट, मान के चलते हैं ये पूछिए कि हाउ टू हैक वेबसाइट। तो गूगल बहुत सारा लिंक दे देगा कि हाउ टू हैक द वेबसाइट, यानी कि वो गूगल बहुत सारा लिंक दे देगा कि यहाँ से पढ़िए कैसे हैक होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन ये बेचारा नहीं देगा इस तरह का आंसर, ये नहीं देगा। बोलेगा कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं। हैकिंग इनटू वेबसाइट और एनी अदर अनऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम इज इलीगल, ये गैर कानूनी काम है। आपको पता चल गया होगा कि कैसा है ना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर गूगल से पूछे कि हाउ टू हैक द वेबसाइट, तो गूगल ऐसा कुछ आंसर नहीं देगा। गूगल सीधे सीधे बहुत सारा लिंक दे देगा कि यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यानी कि वो चैट जीपीटी की तरह नहीं है। अब तो बात समझ में आ गई। चलिए, बात समझ में आनी चाहिए, बस ये है। और अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।